नमस्कार। आप सभी साहित्य प्रेमियों का साहित्य सोपान मंच पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लाल पान की बेगम कहानी के अगले भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए अब कहानी के अगले भाग के बारे में चर्चा करते हैं। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग्य खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय से में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, वाह रे नाच। कथरी के नीचे दूसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएगी, हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 घुर जमीन भी अपनी इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की बीख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों रही चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, धड़धड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी मतलब घास की दीवार, घास के जो पर्दा है उसमें छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के जा चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी के छेद में झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गोदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आज आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बीरज मोहन। बिरजू के बाप ने पुकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झोंआ झोपड़े के औसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर औसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी सानने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा।
ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहन होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का है? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान्न के पहले ही नया धान झूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन है ये लोग। इन दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मानसरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी बैल की कभी ज़रूरत होगी, पूछूंगा तब कोई टोला वालों से। ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के ओठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा गेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले तो आकर देखो, 2 पहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हूँ न बुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सहुआइन, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है।
अब चंपिया चहकने लगी, तुम क्या जानो, कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहिब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हाँ हाँ। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहन ली और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिका पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को ही क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं। मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो न, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी गुड़ ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, तो रोती काहे हैं। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बप्पा ने एक बद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ा बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहियों को देखा। उससे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक कर, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की। खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दूढ़ी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू के मुंह की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही तो गांव में बेसकौफ का गीत गान जानती है खूब। गाड़ी की लेक धन खेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे पर मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेसकौफ का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहियों ने तो
नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान में के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू की ओर देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही थी वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है, गौने की साड़ी में गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। और यहीं इस कहानी का अंत होता है। अर्थात इस कहानी का जो शीर्षक है लाल पान की बेगम, वो बिरजू की माँ के लिए प्रयुक्त होता है। अब इस कहानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन जो हुआ है वो इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली कहानी नामक पत्रिका जो थी उसमें इसका प्रकाशन हुआ जनवरी 1957 के अंक में। और इसके पश्चात यह कहानी रेणु के कहानी संग्रह ठुमरी जो कि 1959 जो संग्रह किया गया उसकी ये 8वीं कहानी है। और इसमें लाल पान की बेगम जो शीर्षक है वो बिरजू की माँ के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके प्रतीक जो हैं वो है वह सुंदर, आकर्षक, जिम्मेदार, एक कुशल गृहिणी, आदर्श पत्नी और प्रेम पूर्वक व्यवहार रखने वाली, ऐसा स्वभाव उसका बताया है। इसके आधार पर गांव की औरतें उसे लाल पान की बेगम कहती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि साहित्य से जुड़े अन्य वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।